Assalamu alaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss kinetic molecular theory, that is also known as KMT theory from the chemistry book by Azim Academy. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पेश की गई थी। जिस थ्योरी को हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बेसिकली इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास 5 साइंटिस्ट हैं और ये पांचों के पांचों साइंटिस्ट ने इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मुख्तलिफ तरह के काम किए थे। हमारे पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन साइंटिस्ट की डिस्कवरीज या इन साइंटिस्ट के काम की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले बर्नौली है। बर्नौली साइंटिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। बर्नौली के बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट हैं आरजे क्लासियस। आरजे क्लासियस ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पॉइंट्स को पोस्टुलेट्स को सामने रख के काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है वो हमारे पास पेश की थी। उसके बाद बर्नौली के बाद क्लासियस के बाद थर्ड पे है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने हमें दिया था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एंड नेक्स्ट बोल्ट्जमैन ने हमें दिया था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज एंड द लास्ट वन है वॉन डर वाल्स। वॉन डर वाल्स ने बेसिकली एक्सप्लेन किया था नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं क्या, बर्नौली का काम था क्या, और फिर उसके बाद क्लासियस ने जो इक्वेशन दी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन हम उसको भी इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैक्सवेल ने दी थी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वेलोसिटीज डिस्ट्रीब्यूट हुई है। किसी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी की वेलोसिटीज बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बोल्ट्जमैन भी ये कहता है कि जो एनर्जीज है वो भी उनके अंदर थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो और लास्ट में वॉन डर वाल्स बेसिकली क्या कहेगा, वॉन डर वाल्स हमारे पास एक्सप्लेन करेगा इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की कुछ बातें रॉन्ग प्रूव करेगा और उनको सामने रख के उसमें करेक्शन करके जो एक इक्वेशन आएगी उसको हम वॉन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आइडियल गैसेस को एक्सप्लेन करती है जबकि वॉन डर वाल्स इक्वेशन नॉन आइडियल गैसेस को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बर्नौली के वर्क को देख लेते हैं जिसने बेसिकली हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए थे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट्स बेसिकली क्या है कि जितने भी गैस आपके पास सैंपल्स है, ये जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। ये जितनी भी गैसेस हैं, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं और उन छोटे पार्टिकल्स को बेसिकली आप क्या कहते हैं, आप उनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सो पहला पॉइंट है ऑल द गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोटॉमिक भी होते हैं, डायटॉमिक भी होते हैं, ट्राइटॉमिक भी होते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल होते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल होते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली पहली बात यह है कि जितनी भी गैसेज हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और उन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें एग्जांपल लिखी हुई है हीलियम, नियोन, आर्गोन। जितनी भी नोबल गैसेज हैं बेसिकली वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल आ जाती हैं। और इन सब गैसेज को हम मोनोटॉमिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक एटम से मिलकर बनी है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करती क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे हैव द लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि सॉलिड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर होते हैं तो उनके दरमियान थोड़ी सी बॉन्डिंग वीक है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन जब गैस की बात होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड है, बहुत दूर हैं एक दूसरे से। इसका मतलब उनके दरमियान खाली जगह भी बहुत ज़्यादा है और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना होने के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब सपोज करें आपके पास एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और एक सिलेंडर है, उसके अंदर ढेर सारी गैस मौजूद है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक एक गैस के वॉल्यूम को आप इग्नोर कर सकते हैं और हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ओवरऑल को कंसीडर कर लें। यानी अगर एक का वॉल्यूम बहुत कम है तो आप इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है, आप टोटल को देखें। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये कहती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे कि वो जो छोटा मॉलिक्यूल है उसके वॉल्यूम को आप इग्नोर नहीं करेंगे, थोड़ा ज़रूर है लेकिन है तो सही। तो हम उस थोड़े को भी इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे बात डिस्कस नहीं हुई। यहाँ पे बात क्या है कि आप एक इंडिविजुअल गैस के वॉल्यूम को इग्नोर या नेग्लिजिबल कर कह सकते हैं एज कम्पेयर टू द
टोटल वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कहते हैं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप की जा सकती है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो अभी फ़िलहाल सादा सी बात है, वो कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स का एक इंडिविजुअल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, जबकि दूसरे में हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है। और अगर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन द स्टेट ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और जब वो आपस में या दीवार के साथ टकरा रहे हैं तो वो वहाँ जाके प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ये पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकरा रहे हैं, विद द वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पर जाके प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि ये उस गैस का प्रेशर है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है दे आर परफेक्टली इलास्टिक, और नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि जो मूवमेंट्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स का कोई ख़ास असर नहीं होता। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी और मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा मूवमेंट शो करते जाएंगे। उसके बाद इन्हीं पोस्टुलेट्स को सामने रख के बर्नौली के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने के बाद क्लासियस ने जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन दी थी, तो क्लासियस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है क्या, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्केयर। यहाँ पे आपके पास P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, M mass of one molecule of the gas, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, C बार स्केयर बेसिकली मीन स्केयर वेलोसिटी को शो करता है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके नाम में ही इसका आंसर भी है। मीन लेना है आपने स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का, यानी वेलोसिटीज होंगी उनका स्क्वायर है, जितने भी वेलोसिटीज हैं उन सब के स्क्वायर को आपने ऐड कर देना और उनके नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है, इट इज़ द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, जितनी भी वेलोसिटीज हैं उन तमाम वेलोसिटीज का स्क्वायर का मीन हमारे पास या उनकी एवरेज जो है वो हमारे पास कहलाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर इसके फार्मूला को देखें तो C बार का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू N1 C1 का स्क्वायर प्लस N2 C2 का स्क्वायर N3 C3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ पे N जो है बेसिकली वो नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है, यहाँ पे C जो है वो C1 पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, C2 दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, C3 तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज को शो कर रहा है। तो आप सबके वेलोसिटीज के स्क्वायर का सम लेंगे तो वो जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी से अगला ही टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। मीन स्क्वायर वेलोसिटीज यानी आपने जो मीन निकाला था अगर उसी का अंडर रूट ले दें तो वो हमारे पास कहलाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर क्या है, अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी जो आपने ऊपर फार्मूला पढ़ा उसी फार्मूले को यूज़ करें, बस उसका अंडर रूट ले लें तो वो मेरे पास पहले वो अगर मीन स्क्वायर था तो अब वो रूट मीन स्क्वायर होगा क्योंकि मैंने उसका अंडर रूट ले लिया। तो फार्मूला वही आ जाएगा, C बार का स्क्वायर का अंडर रूट लिया है, जबकि दूसरी साइड पे N1 C1 का स्क्वायर प्लस N2 C2 का स्क्वायर N3 C3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। इन तमाम वैल्यूज़ का अंडर रूट आप लेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा या जो चीज़ बनेगी दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम CRMS से भी ज़ाहिर करते हैं। C कैपिटल होगा, नीचे छोटा सा R छोटा सा M और छोटा सा S लिखा जाता है, छोटा सा R रूट को, M मीन को और S जो है वो स्क्वायर को शो करता है। यहाँ पे एक छोटी सी आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन में थोड़ी सी डेरिवेशन भी दी हुई है, डेरिवेशन ऑफ द CRMS फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन, यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर, जिसको हम काइनेटिक इक्वेशन कह रहे हैं। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, 1/3 कांस्टेंट है, M मास है, N नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पे C बार किस चीज़ को शो करें, वेलोसिटी को। अगर N नंबर ऑफ मोल्स को मैं रिप्लेस कर दूँ एवोगैड्रो नंबर के साथ
तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू 1/3 mNac बार स्क्वायर। अब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं mNa यानी मास और नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू m। तो जहाँ mNa लिखा हुआ था उसकी जगह मैं कैपिटल M पुट कर सकती हूँ, तो इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल MC बार का स्क्वायर। अब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। n अगर मैं 1 पुट कर दूं तो PV बराबर किसके होता है RT के। तो जो ऊपर इक्वेशन है वहाँ PV की जगह मैं RT पुट कर सकती हूँ, तो मैं उसमें PV को रिप्लेस कर दूंगी RT के साथ। तो इक्वेशन बनेगी RT इज इक्वल टू 1/3 MC बार का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आपने C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो C बार स्क्वायर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाकी तमाम पैरामीटर्स को आप दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो इक्वेशन बनेगी C बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय M। ये मेरे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो आ रही है लेकिन मुझे रूट मीन स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए मैं दोनों साइड पे अंडर रूट लूंगी। तो C बार स्क्वायर का अंडर रूट जबकि दूसरी साइड पे 3RT डिवाइडेड बाय M का अंडर रूट। तो मेरे पास इक्वेशन जो है अंडर रूट ऑफ C बार स्क्वायर जिसको मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कह रही थी, यानी मैंने कहा था मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट लें जिसको हम रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, और रूट मीन स्क्वायर को हम CRMS से डिजायर कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ये वाली साइड है इस वाली साइड से हम अंडर रूट ऑफ C बार स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे CRMS से, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास फार्मूला क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M। ये इक्वेशन जो है बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप बता रही है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मॉलिक्यूलर मास के साथ, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ही रिलेशनशिप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ भी एक्सप्लेन कर रही है। सो आई होप कि आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की समझ आ गई होगी और इसमें मौजूद काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की भी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।